दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में शुरू कर चुके हमारा बिंदु अविकारी शब्द, और उसी को हम और आगे गति देते हैं, गति प्रदान करते हैं। और अविकारी शब्द में हम शुरू कर चुके हैं आज क्रिया विशेषण को। दोस्तों, क्रिया विशेषण बिंदु, यह कहें अविकारी शब्दों की जान, अविकारी शब्दों में सबसे ज़्यादा प्रभावी। क्यों? इससे पहले जो भी अव्यय की बात की जाती है तो आपको पता ही होगा, मोस्टली अव्यय नाम आते ही हमारे जहन में 3 नाम आते हैं, और उन 3 नामों में हम जानते हैं, एक नाम आता है संबंध बोधक का, एक नाम आता है समुच्चय बोधक का, और एक नाम आता है दोस्तों विस्मयादि बोधक का। क्या आता है? विस्मयादि बोधक का। लेकिन अव्यय की बात की जाए तो आप यह नहीं कह सकते कि अव्यय 3 ही होते हैं। अव्यय होते हैं 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4। और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण अव्यय होता है वह है आपका कौन सा? क्रिया विशेषण। अब होता क्या है, इनके अध्ययन का एक तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन तीनों को एक वर्गीय अव्यय कहा जाता है। इन तीनों का प्रयोग हम एक वाक्य में किस तरीके से कर रहे होते हैं, इन तीनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में, या हम बात करें प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, तो हर एक परीक्षा में बहुत बड़ा भाग क्रिया विशेषण का होता है। और इस क्रिया विशेषण पर ही आज हम विस्तार से प्रकाश डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस क्रिया विशेषण की, तो देखो होते क्या हैं क्रिया विशेषण। दोस्तों, आपको लेकर चलूँगा उस ऐतिहासिक पल में जब मैंने आपको बताया कि विकारी शब्द 4 होते हैं। ध्यान देना, विशेषण बिंदु पढ़े थे उस समय भी मैंने आपको यह बात प्रतिस्मृति करवाई थी। कौन सी? कि जो विकारी शब्द होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं वो बता रहा हूँ पुनः। सबसे पहला जो विकारी आता है वह आता है आपका कौन सा? संज्ञा। उसके बाद जो विकारी शब्द आता है वह आता है दोस्तों सर्वनाम। उसके बाद विकारी शब्द आता है दोस्तों विशेषण। और उसके बाद अंतिम विकारी शब्द जो आता है वह आता है क्रिया। बेसिक भूमिका समझिए, बिंदु कहाँ से निकल कर आया, यह बेहद आवश्यक है जानना। तो जो विकारी शब्द 4 विकारी हैं, मैंने यह कहा जब विशेषण पढ़े तब हम आपसे परिचित हो चुके थे इस बारे में कि इन 4 विकारी शब्दों की विशेषता बताई जाती है। पुनः सुनिए, हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है, और अलग अलग शब्दों के द्वारा इन 4 विकारी शब्दों की क्या की जाती है? विशेषता बताई जाती है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यह हम जान चुके थे। उसके बाद बात की जाए, विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। और यदि बात की जाए क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। और आज का हमारा बिंदु भी तो यही है, क्रिया विशेषण। तो इस छोटे से वृतांत से, इस छोटे से वर्णन से आपके यह समझ में आ चुका होगा कि क्रिया विशेषण कहाँ से निकल कर आता है। क्रिया विशेषण भी ऐसा एक विशेषण का प्रकार है जो अंतिम विकारी शब्द या विकारी शब्दों में महत्वपूर्ण प्रकार क्रिया जिसकी विशेषता बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि केवल विशेषण की बात करें तो केवल विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। अब विशेषता बताने वाला, किसकी विशेषता बताने वाला? तो विशेषता बताने वाला तो संज्ञा और सर्वनाम का तो विशेषण है,
और यदि यही विशेषता बताने वाला विशेषता किसकी बता दे, क्रिया की बता दे, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण है। लेकिन इस क्रिया विशेषण के संबंध में एक नई और महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमें ध्यान रखने की है, वह कौन सी है कि क्रिया विशेषण जो होता है ये इन सभी विकारी शब्द हैं। ध्यान देना, ये सभी के सभी तो क्या है, विकारी हैं। लेकिन यह क्या होता है, अविकारी होता है। यह क्या होता है दोस्तों, अविकारी होता है। तो अब हम बात करना आरंभ करें इसकी परिभाषा की। तो देखो परिभाषा यहाँ से बनाएंगे, ऐसा अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो। पुनः सुनिए, ऐसा अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो, उसे क्या कह देंगे, क्रिया विशेषण कह देंगे। लिखेंगे इसकी परिभाषा में हम क्या, कि ऐसा वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसा कि हर बिंदु में हमने क्या पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी और उसके प्रकार पढ़े, लेकिन यहाँ पर हम इसके प्रकारों की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्णन बताना चाहूँगा कि हिंदी में विकारी शब्दों के साथ इस अविकारी शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी। विकारी शब्दों के साथ ऐसी क्या स्थिति रही कि हम इस अविकारी शब्द को भी पढ़ना अपनी बाध्यता समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ वह बताने वाला हूँ क्रिया विशेषण का महत्व। दोस्तों, इसका महत्व पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि क्रिया विशेषण के प्रकार कितने बनेंगे और क्रिया विशेषणों का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले हम इसको वाक्य में कहाँ लिखते हैं, अगर यह भी आपको जानना हो तो क्रिया विशेषण जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, क्रिया का विस्तारक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया का विस्तारक कहलाता है। और सदैव ध्यान रखना, विस्तारक की जहाँ भी बात आती है, विस्तारक की जहाँ भी बात आती है तो विस्तारक जिसका विस्तार करते हैं, विस्तारक जिसका विस्तार करते हैं, विस्तारक जिसका विस्तार करते हैं उससे ठीक पहले लिखे जाते हैं, उससे ठीक पहले लिखे जाते हैं, उससे ठीक पहले लिखे जाते हैं। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। यह आप अलग से एक डाल दीजिए कोटेशन कि क्रिया का विस्तारक होता है क्रिया विशेषण, और विस्तारक क्या होता है, विस्तारक जिसका विस्तार कर रहे हैं वाक्य में, उन्हें हम उससे पहले लिखते हैं। अर्थात ये मैं कहूँ कि क्रिया विशेषण कहाँ लिखा जाएगा, तो आप यह कह सकते हो क्या कि वाक्य में इनको क्रिया से पहले लिखा जाता है। वाक्य में इनको कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, क्रिया से पहले लिखा जाता है। उदाहरण की हम बात करना चाहें तो आप इस बात को एक बार हाईलाइट कर लीजिए, फिर उसको हम आगे लेते हैं उदाहरण पे। तो देखो दोस्तों, वाक्य में इनको कहाँ लिखा जाएगा, क्रिया से पहले। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के रूप में, जैसे
राधा तेज दौड़ती है। राधा तेज दौड़ती है। दौड़ना क्या है दोस्तों? राधा की क्रिया। कैसे दौड़ रही है? तेज जोर दौड़ रही है। यह क्या है? क्रिया विशेषण। दोनों चीजें समझना। क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से हम परिभाषा पर भी प्रकाश डालेंगे। परिभाषा क्या कह रही है? वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दौड़ना क्रिया है। दौड़ कैसे रही है राधा? तेज दौड़ रही है। तो तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण है। एक बात समझ में आ गई। बात नंबर 2 महत्वपूर्ण, क्या? वाक्य में इनको क्रिया से पहले लिखा जाता है। क्रिया और क्रिया से पहले, क्रिया से पहले लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? क्रिया से पहले लिखा गया है। यह महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने की कि क्रिया से कहाँ लिखे जाते हैं? ये पहले लिखे जाते हैं। इनको वाक्य में क्रिया से पहले लिखा गया है। दोनों चीज़ें आ गई समझ में दोस्तों। पुनः सुन लीजिए। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है और इनको वाक्य में क्रिया से पहले लिखा जाता है, जैसा कि हमने उदाहरण से देख लिया। यहाँ तक की बात हो चुकी है तो मुझे आज्ञा दें ताकि हम अगली बात करें क्रिया विशेषण के महत्व की। देखो, क्रिया विशेषण के महत्व की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लेंगे हम महत्व या कार्य। क्रिया विशेषण का महत्व या कार्य मतलब क्रिया विशेषण कौन कौन से जिम्मेदारियां निर्वहन करता है। जैसे हर एक व्यक्ति के अपने अपने महत्व, अपना अपना एक कार्य, हर परिवार के सदस्य का अपना महत्व, अपना कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार से क्रिया विशेषणों के क्या क्या काम है, वाक्य में इनका महत्व क्या है, वह हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रकार पर चर्चा करेंगे। यदि महत्व समझ में आ जाते हैं तो प्रकार बेहद आसान हो जाएंगे दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण के महत्व की, और महत्व में मैं सबसे पहला लिखना चाहूँगा, देखो क्या, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं। बहुत अच्छी और बेसिक सी बात है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। कैसे बताता है यह जानने की बात है। मैंने वाक्य लिखा, बालक देर तक पुस्तक पढ़ता है। या बालक देर तक पढ़ता है। अब बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, एक ही उदाहरण से आपको पूरी टॉपिक की भूमिका समझ में आने वाली है। हम बात कर रहे हैं इसी उदाहरण की। बालक देर तक पढ़ता है। दोस्तों, पद परिचय की बात करें तो पढ़ना शब्द क्या है? यहाँ क्रिया है। क्या है यहाँ पर? क्रिया। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक। बालक क्या है यहाँ पर? करता है। क्या है यहाँ पर? करता है। देखो, बालक पढ़ता है, वाक्य यह भी बन रहा है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ उदाहरण के रूप में, क्या बालक पढ़ता है। एक सरल उदाहरण है यह है, और इसी में हमने क्रिया विशेषण डाल दिया कि बालक देर तक पढ़ता है। तो यह उसके पढ़ने का क्या बताने लग गया? समय बताने लग गया कि कब तक पढ़ता है, कि साहब देर तक पढ़ता है। तो पढ़ने का समय जो बता रहा है, इसका मतलब क्रिया के होने की विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। अब ध्यान दीजिए, यहां मैं एक शब्द लिख रहा हूं, बुद्धिमान। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुद्धिमान शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बुद्धिमान शब्द किसकी विशेषता बता रहा है?
तो आप सीधे से जवाब दे दोगे कि श्रीमान जी, बुद्धिमान शब्द है, ये बालक का विस्तार कर रहा है, बालक का विस्तारक है, बालक की विशेषता बता रहा है। और बालक शब्द करता है, एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो बुद्धिमान जो शब्द है वह क्या होगा? विशेषण होगा, बिल्कुल विशेषण होगा जी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज और जोड़ने वाला हूं। मैंने इसमें यहां और लिख दिया क्या? ज्यादा। अब सुनो, पूर्व की कक्षाओं में हमने एक नई चीज जानी थी कि यदि संज्ञा और सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है तो उसे तो विशेषण कहेंगे, लेकिन यदि कोई शब्द विशेषण की विशेषता बता दे, ज्यादा बुद्धिमान बालक देर तक पढ़ता है, ज्यादा बुद्धिमान बालक देर तक पढ़ता है, तो यहाँ पर यह ज्यादा शब्द इस बुद्धिमान पर प्रभाव डाल रहा है, अर्थात इस विशेषण की यह विशेषता बता रहा है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को दोस्तों कहा जाता है प्रविशेषण। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। यहाँ यह समझना है, लाइन क्या कह रही है कि एक विशेषण दूसरे, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यहाँ पर एक क्रिया विशेषण है, इसकी विशेषता भी क्रिया विशेषण ही बताता है। जैसे मैं कहूँ ज़्यादा बुद्धिमान बालक ज़्यादा देर तक पढ़ता है, ये लो जी, देर तक पढ़ता है, कितनी देर तक? ज़्यादा देर तक, तो यह भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब आप कहोगे सर इस तथ्य को यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या थी? अब समझ में आएगी ज़रूरत क्या है दोस्तों। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द तो प्रविशेषण होता है, तो विशेषण से पहले प्र लगाना पड़ रहा है हमें, तो क्या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्रिया प्रविशेषण नहीं कहेंगे? इसके अनुसार तो क्रिया प्रविशेषण होना चाहिए, लेकिन इसे क्रिया प्रविशेषण नहीं कहा गया, इसे भी क्या कहा गया? क्रिया विशेषण ही कहा गया है। दोस्तों समझ लेना इस बात को कि एक विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द तो प्रविशेषण होता है, लेकिन क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया प्रविशेषण नहीं होता, बल्कि वह भी क्रिया विशेषण ही होता है। दोनों बातें अनुमान लगा रहा हूँ, समझ में आ गई होंगी। क्या कि इस वाक्य में पढ़ना क्रिया के लिए क्रिया विशेषण क्या है? देर तक। और देर तक क्रिया विशेषण के लिए क्रिया विशेषण क्या है? ज़्यादा। अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। शायद आपके यह बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह हुआ, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है वह जानो। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, आपको यही इस प्रकार से वाक्य दे दिया जाएगा और इस वाले पद को अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, और प्रश्न पूछ बैठा परीक्षा के क्या कि रेखांकित पद है, और विकल्प चुनना विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया प्रविशेषण। हम क्या सोचते हैं कि जैसे संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण और विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण, ठीक उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया प्रविशेषण होगा। जबकि यह क्रिया प्रविशेषण नहीं होता, वह भी क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण ही होता है। यह समझ में आ गया होगा। अब समझ में आए कि हम क्रिया विशेषण के महत्व या कार्यों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बारीक पहलू हमें और सीखने हैं। तो यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसको और गौर से देख लीजिए ताकि हम अगले कार्य या महत्व पर चर्चा कर सकें। देखो, अगला जो महत्व है वह है महत्व या कार्य हम बात कर रहे हैं। अगले की हम चर्चा कर रहे हैं क्या कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की
निश्चितता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की क्या बताते हैं? निश्चितता भी बताते हैं कि क्रिया वास्तव में होगी या नहीं होगी। उदाहरण समझना, मैं कहूं राम आएगा। राम कौन है भाई? कर्ता। आना क्या है? क्रिया। लेकिन अब मैं कहूं राम जरूर आएगा। राम जरूर आएगा। क्रिया का होना आना है, आना क्रिया हो रही है, आएगा राम। मैंने कहा केवल राम आएगा, अब आ भी जाए नहीं भी आए, लेकिन मैंने कह दिया राम जरूर आएगा। इसका मतलब यह है, क्या बता रहा है? निश्चितता बता रहा है। क्या बता रहा है? निश्चितता बता रहा है। बेसिक बेसिक सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी, इनको माइनर पहलू को पहचानना है। क्रिया विशेषण है, यह बिल्कुल क्रिया विशेषण है, इसलिए तो क्रिया से पहले लिखा हुआ है। और ये क्रिया विशेषण होने के साथ साथ हमें क्या बता रहा है? क्रिया के होने की श्योरिटी बता रहा है, क्रिया के होने की निश्चितता बता रहा है। समझ में आया दोस्तों? दूसरा कार्य था। तीसरे कार्य की हम चर्चा करें, तीसरे कार्य की हम चर्चा करेंगे। तो तीसरा कार्य, यहां तो इसने क्या बता दी? निश्चितता। हो सकता है क्रिया विशेषण क्रिया के होने की अनिश्चितता भी बताते हैं। इसका ठीक विलोम, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की अनिश्चितता भी बताते हैं। श्योरिटी है और श्योरिटी नहीं भी है। देखो, जैसे वही उदाहरण ले रहा हूं, राम आएगा, और यहां पर यदि लिखा हुआ मिल जाता है राम शायद आएगा, तो दोस्तों यह शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में आ गया कि अब क्या है? राम का आना अनिश्चित है। राम का आना क्या है? अनिश्चित। यह राम कौन थे? कर्ता। आना क्या है? उसकी क्रिया। बोध किसका हो रहा है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसका मतलब क्रिया विशेषण का दूसरा, देखो पहला महत्वपूर्ण कार्य तो हमने क्या पढ़ा कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की क्या करता है? विशेषता भी बताता है। उसके बाद जो दो महत्वपूर्ण काम हमने जाने, क्या कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की क्या बताएंगे? निश्चितता बताएंगे। देखिए हमने निश्चितता बता दी। हो सकता है निश्चितता नहीं बताए, यहाँ पर क्या बता दी? अनिश्चितता बता दी। दोस्तों क्या बता दी? अनिश्चितता बता दी। आशा करता हूँ अगला कार्य भी आपके समझ में आया। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। देखो, तीन कार्य हो चुके, चौथे कार्य की चर्चा करते हैं। महत्व या कार्य। और यह महत्व या कार्य हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्रिया विशेषण के। तो क्रिया विशेषण के महत्व या कार्य में आगे देखो, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की स्वीकृति का बोध कराते हैं। स्वीकृति का बोध कराते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, माइनर पहलू है। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की क्या बताते हैं? स्वीकृति बताते हैं। स्वीकृति का मतलब यह हो गया कि क्रिया होनी है या नहीं होनी, उसकी आपको स्थिति परमिशन मिल रही है या नहीं। जैसे कक्षा में या आप मुझे पूछना चाहते हैं कि सर मैं कक्षा से बाहर जा सकता हूँ क्या? और कहने वाले ने कह दिया हाँ जाओ, हाँ जाओ। दोस्तों बहुत छोटा वाक्य है, बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी इसमें चकमा खा बैठते हैं।
ऐसा वाक्य दे दिया, हाँ शब्द को रेखांकित कर दिया, पूछ लिया रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है? दिमाग लगाना। क्रिया से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रिया का विस्तारक, और क्रिया की ये क्या बता रहा है? स्वीकृति। और क्रिया की स्वीकृति बताता है, सर ने कहा था क्रिया की स्वीकृति बताने का काम भी किसका होता है? क्रिया विशेषण का होता है। इसका मतलब ध्यान रखना, जाना तो क्या है दोस्तों यहाँ पर? क्रिया। और ये हाँ शब्द क्या बता रहा है हमें? क्रिया के होने की स्वीकृति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? स्वीकृति का बोध कराता है। और जब आपसे पूछ लिया जाए कि यदि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की स्वीकृति बताते हैं, तो अगला कार्य हम यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि क्रिया विशेषण जो हैं क्रिया के होने की निषेधता, क्रिया के होने की निषेधता भी बताते हैं। वही वाली बात है, निश्चितता का विलोम अनिश्चितता, तो स्वीकृति का विलोम क्या हो जाएगा? स्वीकृति का विलोम क्या ले लेंगे? यहाँ निषेधता भी बताते हैं। कार्य के लिए जरूरी थोड़ी है कि मैं हर बार यही कहूँ जाओ, यह भी तो कह सकता हूँ मत जाओ, यह भी तो कह सकता हूँ दोस्तों मत जाओ। अब यहाँ पर जाओ तो क्या हो जाएगी दोस्तों? क्रिया। और मत, यह शब्द क्या बता रहा है? तो निषेधता, अर्थात मना करने का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? मना करने का, निषेधता या मना करने का। तो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता बताते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की अनिश्चितता बताते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की स्वीकृति बताते हैं, तो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निषेधता भी बताते हैं। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए, फिर हम अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे। अगला कार्य जो है वह है क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की दिशा का बोध कराते हैं। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर ये। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की क्या बताते हैं? दिशा। कौन सी दिशा में क्रिया होगी? जैसे इधर आओ, ऊपर देखो। तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, आना और देखना, दोस्तों यह तो क्या है? क्रिया है। यह तो क्या है? क्रिया। लेकिन बात की जाए यहाँ इधर और ऊपर की, तो यह क्या बता रहे हैं हमें? क्रिया के होने की दिशा। क्या बता रहे हैं? क्रिया के होने की हमें क्या बता रहे हैं? दिशा। लिख दिया जाए, सामने देखो, ये क्या है? दिशा है। पूर्व की ओर देखो, यह क्या है? सामने। विदेश नीति नहीं बता रहा दोस्तों, उदाहरण बता रहा हूँ क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण के कार्य या महत्व का। तो क्रिया विशेषण के कार्य या महत्व की चर्चा करें तो आप बेझिझक कह सकते हो कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की दिशा का बोध भी कराते हैं। अगला कार्य है क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान भी बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के होने का क्या बताते हैं? स्थान। क्रिया कौन सी जगह हो रही है? क्रिया कौन सी जगह हो रही है? ये जगह का बोध भी कौन कराते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण ही कराते हैं। देखो, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, उदाहरण की हम बात करें, जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है। बिल्ली मेज पर बैठी है।
बैठना क्या है दोस्तों? आप कह दोगे सर क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है, बिल्कुल क्रिया है जी। बैठने का काम किसने किया? कर्ता ने। किसने किया? कर्ता ने। मेज पर बैठना, यह बैठने की क्या है दोस्तों? जगह है। यह क्या बता रही है? जगह बता रही है। यह क्या बता रही है? जगह, या आप कह सकते हो स्थान। तो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान या क्रिया के होने की जगह का बोध भी कराते हैं। तो अगला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है क्या? क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान भी बताते हैं। इनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है क्या कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताते हैं। अब तक के वर्णन के अनुसार दो कार्य महत्वपूर्ण, एक तो यह वाला और दूसरा जो आपका अभी अभी हमने जाना दोस्तों, कौन सा? क्रिया विशेषण क्रिया के होने का क्या बताते हैं? स्थान भी बताते हैं। एक बार इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रकार पर। देखो दोस्तों, क्रिया विशेषण के 7 कार्यों के बाद अगला कार्य या महत्व 8वां। क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय भी बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के होने का क्या बताते हैं? समय भी बताते हैं। जैसे राकेश रोजाना 4 बजे उठता है। राकेश रोजाना 4 बजे उठता है। दोस्तों इस उदाहरण को बहुत गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा हमारे। उठना उसकी क्या है दोस्तों? क्रिया। उठना क्या है उसकी? क्रिया। और राकेश कौन है? कर्ता। ये रोजाना शब्द और ये 4 बजे शब्द, ये हमें क्या बता रहे हैं? क्रिया के होने का समय बता रहे हैं कि राकेश नामक जो कर्ता है या राकेश नामक जो व्यक्ति है वो कितने बजे उठ जाता है, या हम कहें कि राकेश के द्वारा उठने की जो क्रिया है वह कितने बजे हो रही है? 4 बजे हो रही है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात और है, और वह बात क्या है उस पर मैं सदैव प्रकाश डालता हूँ, आज भी डालना चाहूँगा। क्या? कि समय जरूरी नहीं कि घड़ी में बजे का ही हो सकता है आपको समय दे दिया जाए आज, जैसे राकेश आज आएगा, ये समय है। हो सकता है दे दे कल, हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए परसों, आज कल या परसों। ऐसा नहीं दे, हो सकता है हमें दे दे कोई वार। वार समझ में आए दोस्तों? जैसे किसी भी दिन का नाम, सप्ताह के दिन का नाम है, सप्ताह के दिन, जैसे सप्ताह के दूसरे दिन, तीसरे दिन। हो सकता है किसी माह का नाम आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? माह अर्थात महीने का नाम। हो सकता है कोई वर्ष का नाम आ जाए। हो सकता है कोई त्योहार का दिन दे दे, है, त्योहार का दिन दे दे। हो सकता है आपके लिए कोई ऋतु लिख दी जाए। हो सकता है ऋतु लिख दी जाए। हो सकता है आने वाला या बीता हुआ कल, आने वाला या गया हुआ, आने वाला या गया हुआ कल। हो सकता है अवधि दे दे, समय की अवधि। अवधि में तो समझ रहे हैं आप, 2 घंटे 4 घंटे, दिनों की अवधि। हो सकता है आपको दे दे पक्ष का नाम, पखवाड़ा है। हो सकता है दे दे तिमाही। हो सकता है दे दिया जाए अर्धवार्षिक। क्या दे दिया जाए दोस्तों? अर्धवार्षिक। हो सकता है आपको दे दिया जाए वार्षिक। हो सकता है दे दिया जाए शताब्दी। हो सकता है दे दिया जाए वारों का समूह है, जैसे 18 वारों का समूह है।
इस प्रकार से कोई भी समय, या फिर अंत में जो लिखेंगे हम वही क्या, बजे का समय। किसी भी प्रकार से उदाहरण बना सकता है। यह पेपर बनाने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह समय द्योतक परिचय शब्दों का कौन से का उपयोग कर रहा हो, कौन से शब्द का उसने प्रयोग करना चाहा है। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने का क्या बताते हैं, हमें समय भी बताते हैं। बहुत अच्छा लगा यह जानकर आपको कि इतने सारे भी समय सूचक शब्द आ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये समय सूचक शब्द हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के समय सूचक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्रिया विशेषण का जो कार्य या महत्व है, अगला जो क्रिया विशेषण का कार्य या महत्व है दोस्तों, हम उसकी बात करना चाहेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की मात्रा बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की क्या बताते हैं दोस्तों, मात्रा बताते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि हमें क्रिया विशेषण से पता चल सकता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, किस मात्रा में हुई है। उदाहरण के लिए मैं लिख दूं, जैसे राम खूब पढ़ता है। इसका मतलब राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, पढ़ना। क्रिया क्या है राम की, पढ़ना। अब राम के द्वारा जो पढ़ना क्रिया हो रही है वह कितनी हो रही है, यह क्या बता रहा है। राम तो जो करता था, यह उसकी क्या बता रहा है, मात्रा। जैसे मैंने लिखा, राधा ज़्यादा सोती है कम पढ़ती है। ज़्यादा सोती है और कम पढ़ती है, कम पढ़ती है, थोड़ा खेलती है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर खेलना, सोना और पढ़ना, ये शब्द तो क्या है, उसकी क्रियाएं। लेकिन अब बात की जाए यहाँ पर ज़्यादा, कम, थोड़ा या थोड़ी, ये शब्द क्या हैं, ये शब्द सभी के सभी हमें क्या बता रहे हैं, क्रिया के होने की मात्रा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्रिया के होने की मात्रा बता रहे हैं। अर्थात हम बात करें कि क्रिया विशेषण का महत्वपूर्ण कार्य एक और हमें पता चल चुका, क्या कि क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने की किसका बोध कराते हैं दोस्तों, मात्रा का बोध भी कराते हैं। क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने की मात्रा भी बताते हैं। और इसी के बाद में हम अंतिम क्रिया विशेषण का जो एक कार्य है वह और देखना चाहेंगे। एक सेकंड के लिए आप इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो दोस्तों, हम अगली बात करते हैं अगले कार्य पर और अंतिम कार्य पर। जो अंतिम कार्य और महत्वपूर्ण कार्य है क्या, कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने का तरीका भी बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के होने का तरीका, तरीके से मतलब क्या है मेरा, तरीके से मेरा आशय है दोस्तों क्रिया के संपादित होने का ढंग। क्रिया के संपादित होने का ढंग। जैसे बात करें उदाहरण की, युद्ध के समय गोलियां धड़ाधड़ चली। गोलियां कैसे चली, धड़ाधड़ चली। मोहन सरपट दौड़ गया है, मोहन सरपट दौड़ गया। कैसे दौड़ा मोहन, सरपट दौड़ गया। दौड़ जाना क्या है दोस्तों, यहाँ उसकी क्रिया है। दौड़ जाना क्या है, क्रिया। चलना क्या है यहाँ पर, क्रिया। लेकिन अब हम बात करें क्या, कि यहाँ पर धड़ाधड़ और यहाँ पर सरपट, ये दोनों के दोनों शब्द हमें क्रिया के होने का क्या बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि क्रिया किस तरीके से हुई, क्रिया किस तरीके से हुई, कार्य कैसे घटित हुआ, यह बताने का काम भी कौन करता है दोस्तों, क्रिया विशेषण करता है। कहने का आशय यह हुआ
कि क्रिया विशेषणों से ही हमें पता चलता है, क्रिया विशेषण ही हमें बताते हैं कि काम किस तरीके से हुआ, क्रिया किस तरीके से या कार्य किस तरीके से संपन्न हुआ। तो ये हमने अब तक जो जाने हैं पूरे के पूरे 10 कार्य, एक बार मैं पुनः प्रकाश डाल देता हूँ। सबसे पहला कार्य जाना, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। उसके बाद में हमने अगली बात जो जानी वह जानी कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता भी बताते हैं और क्रिया के होने की अनिश्चितता भी बताते हैं। फिर हमने जाना कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की स्वीकृति भी बताते हैं और निषेधता भी बताते हैं। फिर अगली बात आई क्रिया के होने की क्या बताते हैं, दिशा। फिर जाना स्थान और जगह। उसके बाद हमें पता चला कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की स्वीकृति और निषेधता, स्थान और दिशा। और उसके बाद में हमें पता चला क्रिया के होने का समय। समय के बाद हमने अभी अभी जाना है क्रिया के होने की मात्रा। और अंतिम बात मैंने आपके सामने रखी है क्या, कि क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का तरीका भी हमें बताते हैं। तो यह हम अब तक क्रिया विशेषण के कार्य या महत्व पढ़ रहे थे, न कि प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार अभी हम नहीं पढ़े हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण के प्रकारों की चर्चा अब होगी। पहले अभी हमने यह जाना कि क्रिया विशेषण हिंदी में पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, हिंदी में अपना क्या रोल अदा रखते हैं, क्या रोल अदा करते हैं, हिंदी व्याकरण में क्रिया के साथ इनकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार की भूमिका का ये निर्वहन करते हैं। तो यह सारी बातें हमने जान ली हैं। तो एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्रिया विशेषण के प्रकारों की यात्रा करने दोस्तों। देखो, अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। तो हेडिंग डाल दीजिए नई, क्या क्रिया विशेषण के प्रकार। दोस्तों ये बात अब तक जो हम जितने भी कार्यों से परिचित हो पाए हैं वो क्यों हुए, आप किताबों में ढूंढने का प्रयास करेंगे लेकिन वह निरर्थक होगा। यह चीज़ें किताबों में नहीं मिलती। प्रकार आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो क्रिया विशेषण का महत्व है, क्यों पढ़ा जाता है, क्या महत्व रखते हैं, क्या रोल अदा करते हैं, वो चीज़ें हमने निष्कर्ष के रूप में निकाल करके पढ़ ली। और यहाँ से ही हम बात करते हैं अब प्रकारों की। देखो, सबसे पहला प्रश्न, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका बहुत ही आसान जवाब है 4। किताबों में कितने भी लिखे हुए आए, आपको केवल कितने करने हैं, 4। क्रिया विशेषण के वास्तविक प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 ही होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं मैं नाम लिखना चाहूँगा। बिल्कुल, कालवाचक, दूसरा है दोस्तों स्थानवाचक, तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक, और चौथा या अंतिम है आपका रीतिवाचक। अंतिम कौन सा है? रीतिवाचक। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने? 4। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किताबों में आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलता भी है, कासरीप, कासरीप, काल, स्थान, रीति और परिमाणवाचक, काल, स्थान, रीति और परिमाणवाचक। लेकिन अब इन प्रकारों को समझने की आवश्यकता आप कितनी महसूस करोगे? जब मैं इधर एक लाइन में कुछ लिखने वाला हूँ, उसके बाद अचंभित होंगे हम सभी कि यह इतना सरल कैसे हो गया। दोस्तों, अभी अभी हमने पिछले जो चर्चा की है उसमें बहुत अच्छे से जान लिया कि क्रिया विशेषण क्या क्या कार्य कर सकते हैं। बस उन कार्यों को
हम इन 4 प्रकारों के अनुसार देखेंगे, अपने आप प्रकार बन जाएंगे, अपने आप स्वतः ही इनकी परिभाषाएं निर्मित हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले हमने जाना था क्या कि एक विशेषता बताता है, एक दूसरे की विशेषता बताता है। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इसको, फिर हम इनको जोड़ेंगे। एक दूसरे की विशेषता बताना, सबसे पहला काम यही जाना। उसके बाद हमने दूसरी बात क्या जानी, क्रिया के होने की क्या बताएंगे, निश्चितता। फिर तीसरी बात हमने क्या जानी, क्रिया के होने की क्या बताएंगे, अनिश्चितता। फिर हमने क्या जानी, क्रिया के होने की क्या बताएंगे, स्वीकृति। बिल्कुल। फिर क्या आया, निषेधता। क्या आया दोस्तों, निषेधता। फिर उसके बाद हमने जाना क्रिया के होने की क्या बताएंगे, ये स्थान। और क्या बताएंगे, दिशा। और क्या बताएंगे, समय। और क्या बताएंगे, मात्रा। और क्या बताएंगे दोस्तों, तरीका। ये क्रिया विशेषण के हम 10 कार्य जान चुके हैं, क्रिया विशेषण के 10 महत्व जान चुके हैं। अब हम इन 10 के 10 कार्य या 10 के 10 महत्व को इन 4 प्रकारों में देखेंगे। देखो, कालवाचक। कालवाचक का मतलब क्या हुआ, वाचक शब्द का अर्थ हमें बहुत पहले से पता है। वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताने वाला। और काल का मतलब होता है समय। तो मैं यह कह सकता हूं कि नहीं, समय बताने वाला क्रिया विशेषण, ये लिखा हुआ। बहुत बेहद आसान हो गया दोस्तों। अर्थात क्रिया विशेषण का पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण, जो इसका कार्य था कि एक क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। और समय कैसा भी हो सकता है दोस्तों, हमारा समय कैसा भी हो सकता है, समय कैसा भी हो सकता है। देखो इधर क्रिया के होने का क्या बता रहा है, समय बता रहा है। आज कल परसों वार सप्ताह महीना वर्ष त्योहार है, ऋतु आने वाला गया हुआ कल अवधि पक्ष पखवाड़ा तिमाही अर्धवार्षिक वार्षिक शताब्दी, वारों का नाम और समय या बजे का समय, घड़ी का समय, अवधि का समय कैसे भी हमें बता सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने का क्या बताएगा, समय बताएगा। और जो समय बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रकार हम कौन सा लेंगे, कालवाचक। परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया के संपादित होने का समय, क्रिया के संपादित होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं प्रत्येक मंगलवार, यहां पर मैंने दोस्तों क्या लिख दिया, वार का नाम। मैंने क्या लिख दिया, वार का नाम लिख दिया। मैं प्रत्येक मंगलवार कहाँ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है दोस्तों, वार का नाम लिख दिया। और वार का नाम है तो वह भी क्या है, समय है। क्या है ये दोस्तों, समय है। तो क्रिया विशेषण का पहला काम कौन सा था, समय बताने का। तो पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए, इस कालवाचक के साथ हम किसको जोड़ देंगे, समय को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, समय को जोड़ देंगे। यह चीज़ क्लियर हुई दोस्तों। तो एक बार इस स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। दूसरा प्रकार, अब आता है इसका दूसरा प्रकार, स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या कहना चाहता है, देखो स्थान का मतलब जगह, वाचक का मतलब बताने वाला। क्रिया विशेषण के
कार्यों में हम बात करें कि क्रिया के होने का क्या बताने वाला, स्थान बताने वाला ये रहा, और स्थान के साथ साथ ध्यान रखना दिशा। तो क्रिया के होने का स्थान और दिशा ये दोनों जो बताते हैं उन्हें हम कौन से क्रिया विशेषणों में शामिल करते हैं दोस्तों, स्थानवाचक में शामिल करते हैं। कौन से में शामिल करते हैं, स्थानवाचक में शामिल करते हैं। इस तरीके से आप इसको अलग रंग से भी समझ सकते हैं कि क्रिया के होने का स्थान और उसकी दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषणों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसा कि हमने जाना भी था, स्थान और दिशा की बात की जाए, ये देखिए क्रिया और के होने का दिशा और उसकी स्थान या जगह है, कार्य कहाँ हो रहा है उसकी स्थान या उसकी दिशा बताएं, तो वो कौन से होंगे, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। वो कौन से होंगे दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया के होने का, क्रिया के होने का स्थान व दिशा, क्रिया के होने का स्थान व दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषणों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, क्रिया के होने की जगह या उसकी दिशा का पता चले। जैसे राम कक्षा में बैठा है, कहाँ बैठा है वो, कक्षा में बैठा है। तो बैठना तो क्या है दोस्तों, उसकी क्रिया है, बैठना क्या है उसकी क्रिया। लेकिन अब बात करें उसकी बैठने की जगह कहाँ है, कक्षा। तो यह क्या पता चल रहा है, हमें उसका स्थान पता चल रहा है। हवाएं आज पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर बह रही हैं, बस यह दिशा बता रहे हैं। तो क्रिया के होने की दिशा का बोध भी हमें कौन कराते हैं, क्रिया विशेषण कराते हैं। अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने की स्थान और उसकी दिशा का बोध कराते हैं। अब आता है अगला प्रकार, और अगला प्रकार हमारा दोस्तों कौन सा है, देखिए परिमाणवाचक। कौन सा है दोस्तों अगला प्रकार हमारा, परिमाणवाचक। विशेषणों में हमने जाना था कि परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, मात्रा। क्या होता है, मात्रा। तो मात्रा वाला कार्य हमने पढ़ा। अर्थात एक क्रिया विशेषण का कार्य यह भी है कि वह क्रिया के होने की हमें क्या बताते हैं दोस्तों, मात्रा बताते हैं। क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। अर्थात परिभाषा यहाँ से हम बना देंगे कि क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषणों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने यह जान भी लिया था, यह हमने जाना भी था कि क्रिया विशेषण क्रिया के होने की क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे राम खूब पढ़ता है, मात्रा हो गई खूब है। राधा ज़्यादा सोती है, कितना सो रही है, ज़्यादा, क्रिया कितनी हो गई, ज़्यादा। यहाँ पर कम पढ़ती है, क्रिया कितनी हो रही है, कम है। थोड़ा खेलती है, खेलती कितना है, थोड़ा है। तो ज़्यादा, कम, थोड़ा, खूब, बहुत, सारा, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, तो उसे हम कह देंगे क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अगली परिभाषा हमारी जो क्रिया विशेषण के प्रकार में आएगी वह क्या आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते हैं, वही क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर क्रिया के होने की हमें क्या पता चल रही है? मात्रा चल रही है। क्या पता चल रही है? मात्रा। अर्थात क्रिया के साथ किस प्रकार के शब्द जोड़ दिए जाएंगे? ज़्यादा, कम, जरा सा, थोड़ा। हो सकता है स्त्रीलिंग में लिखे थोड़ी है, या बहुवचन में लिखे थोड़े, या बहुत, खूब। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि क्रिया के साथ किया जाता है तो उसे आप कह देंगे कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों में गिने जाएंगे। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें क्रिया के होने की क्या बताते हैं दोस्तों? मात्रा बताते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो क्रिया विशेषणों के 10 महत्व या कार्य थे, उनमें से समय बताने वाले तो किस में गिने गए? समय बताने वाले तो किस में गिने गए दोस्तों? समय वाले सारे के सारे हमने गिन लिए किस में? कालवाचक में। स्थान और दिशा वाले किस में चले गए? स्थानवाचक में। और मात्रा वाले किस में चले गए? परिमाणवाचक में। अंतिम प्रकार कौन सा है? रीति। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रीत यानी तरीका। अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे होंगे जो हमें क्रिया के होने का क्या बताएंगे दोस्तों? तरीका बताएंगे। क्या बताएंगे? तरीका बताएंगे। ये क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। यह क्या हो जाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो अगला जो प्रकार और अंतिम जो प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वह कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे दोस्तों? क्रिया के संपादित होने का ढंग यानी तरीका बताने वाले क्रिया विशेषणों को, क्रिया के संपादित होने का ढंग बताने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बस फटाफट भर गई। बस फटाफट भर गई। जैसे बस फटाफट भर गई। भरना क्या है दोस्तों? क्रिया। फटाफट क्या बता रहा है? कार्य के होने का तरीका बता रहा है, रीति बता रहा है हमें। और रीति जो बता रहे हैं वो तरीका बता रहे हैं। अर्थात हम यह कहें कि कार्य के होने का तरीका बताने वाले, संपादित होने का ढंग बताने वाले, रीत बताने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कह देंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कह देंगे। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब सुनना यहाँ पर, जैसे हमने जाना था क्या कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में सभी तरीका बताने वाले सभी क्रिया विशेषणों को हम रीतिवाचक कह देंगे। पर अब आपके जहन में सवाल आ रहे हैं कि सर निश्चितता, अनिश्चितता, स्वीकृति और निषेधता और एक दूसरे का, इनका क्या होगा? तो देखो, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। यह तो हम उसके प्रकार से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सबसे पहला कार्य है, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ध्यान दो इधर, देर तक पढ़ना। पढ़ना तो क्या है? क्रिया विशेषण। देर तक यह समय हो गया, और ज़्यादा यह मात्रा हो गई। तो यह तो हो गया परिमाणवाचक दोस्तों। यह तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। और यह क्या हो जाएगा? कालवाचक। यह क्या हो जाएगा? कालवाचक। तो यह वाली बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी कि सर इस सारणी में जो 10 कार्य हैं, इन 10 कार्यों में से एक, यह तो प्रकार स्वयं अनुसार होगा, जैसा प्रयोग होगा वैसा प्रकार मान लेंगे। लेकिन इन 4 को कहाँ गिने? इन 4 को कहाँ गिने दोस्तों? इन 4 को, क्योंकि हमारे पास जो 4 प्रकार थे वो तो समाप्त हो चुके। तो इन 4 को भी हमें ध्यान रखना है, सदैव किस में गिना जाता है? रीतिवाचक में ही गिना जाता है।
अर्थात हम नोट डाल करके एक ये विशेष बात और जोड़ सकते हैं इसमें रीतिवाचक में, और रीतिवाचक में नोट डाल करके जो बात जोड़ी जाने वाली है वह क्या है दोस्तों, नोट डाल करके या विशेष लिख करके हम क्या लिख देंगे कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता व अनिश्चितता बताते हैं, उन्हें भी रीतिवाचक में ही शामिल किया जाता है। रीतिवाचक में ही शामिल किया जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही है बस इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण की कि जो स्वीकृति, निषेधता और निश्चितता तथा अनिश्चितता, ये जो चार शब्द हमारे पास और बच गए, इन चारों को हम कौन से स्थान में गिनेंगे, तो इन चारों के लिए आपके पास सदैव जवाब क्या होगा कि इनको हम कहाँ गिन लेंगे दोस्तों, रीतिवाचक में ही गिन लेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा बिंदु आपके दिमाग में एक साथ घूम गया है। काल, स्थान, रीति और परिणाम। कालवाचक केवल समय बताएंगे, स्थानवाचक स्थान और दिशा, परिमाणवाचक केवल मात्रा, और बचे हुए सभी कार्यों पर प्रकाश डालने वाले क्रिया विशेषणों को हम कौन से क्रिया विशेषण में शामिल कर देंगे दोस्तों, तो वे सभी के सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में शामिल किए जाते हैं। आशा करता हूँ यह बिंदु आपको बेहद पसंद आया और समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली कक्षा में अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।